कहानी की शुरुआत में साल 2026 में जब पूरी दुनिया भारी मंदी से जूझ रही थी, तब अमेरिका की सरकार ने एक बेहद खतरनाक लेकिन लोभी योजना शुरू की, कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी। इस लॉटरी में जो जीते वो करोड़ों का मालिक बनता, लेकिन एक शर्त थी। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उसे मार दे तो इनामी रकम कानूनी तौर पर कातिल की हो जाती। बस एक नियम था, गोली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 4 साल बाद यानी 2030 में लॉस एंजलिस में एक आम आदमी शॉन अचानक करोड़पति बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसके जीतने की खबर फैलती है, पूरा शहर उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। शॉन बहादुरी से लोगों से लड़ता है और एक दीवार फांद कर किसी तरह भाग निकलता है। जान बचाने के लिए वो एक घर में खिड़की तोड़कर घुसता है, लेकिन अंदर एक बूढ़ी महिला मिलती है। वो तुरंत उसका फोन छीनकर तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कोई भी उसे ट्रैक कर सकता है। पर बाहर एक ड्रोन उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत एक स्पेशल लॉटरी की खास बोल्ट गन निकालकर शॉन को मार देती है। इसके बाद वो औरत अपना लॉटरी टिकट फाड़ती है, जिससे लॉटरी टीम एक्टिवेट हो जाती है। टीम दरवाजा तोड़कर आती है और कंफर्म करती है कि विजेता मारा गया है। उस औरत को $22 मिलियन का चेक दिया जाता है और वो टीवी पर लाइव आती है। एक महीने बाद एक लड़की केटी लॉस एंजलिस पहुंचती है, जो अपनी एक्टिंग करियर को फिर से शुरू करना चाहती है। बस में बैठी केटी अपने पुराने दिनों की याद में एक छोटे ऑस्कर कीचेन को देखती रहती है। पास में बैठी एक बच्ची को हंसाने के लिए वो अजीब अजीब चेहरे बनाती है, लेकिन बच्ची का पिता फोन पर उसी का मजाक उड़ा रहा होता है। केटी हिम्मत दिखाती है और उस आदमी को झूठ बोलकर बताती है कि वो एक पुलिस वाली है, और अगर उसने अपनी बेटी को इज्जत से नहीं रखा तो वो सोशल सर्विस को बुला लेगी। डर के मारे वो आदमी सुधर जाता है। वहीं एक बूढ़ी महिला केटी की तारीफ करके जाती है, लेकिन जाते जाते उसका कीमती घड़ी चुरा लेती है। फिर केटी की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है, जिसमें लुइस नाम की सिक्योरिटी एजेंसी का जिक्र है, और वो सोचती है काश उसके पास भी ऐसे बॉडीगार्ड्स होते। सड़क पर सफर करते हुए उसे एहसास होता है कि अब हर इंसान डरा हुआ है। दूसरी तरफ टीवी और सोशल मीडिया पर बस एक ही बात हो रही है, अगली लॉटरी ड्रा सिर्फ 18 घंटे दूर है और इस बार इनाम है $3.6 अरब। उधर नोएल नाम का एक आदमी अपने घर में हथियारों की तैयारी कर रहा है और साथ ही मस्ती में निंजा टर्टल्स का गाना गा रहा है। वहीं केटी अपने इंटरनेट पर बुक किए गए कमरे में पहुंचती है, लेकिन वो कमरा बहुत ही खराब हालत में होता है। उसकी रूममेट शैदी ने पूरी तरह से झूठ बोला था। शैदी खुद भी अजीब है। केटी के कमरे में उसकी तस्वीरें लगी हैं, बेहूदे जोक्स करती हैं और अपनी मम्मी के कॉल्स को इग्नोर करती हैं। शैदी का बॉयफ्रेंड डीजे और भी घटिया है। वो केटी को चाबी देते समय उसे मजाक में थप्पड़ मारता है। अगले ही दिन टीवी पर एक एड चलता है, जिसमें नोएल अपनी बॉडीगार्ड सर्विस का प्रचार करता है। अगर आप अगली लॉटरी जीतें तो आपकी जान की हिफाजत मेरा काम है। अगली सुबह जब केटी की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। ऊपर वाले बाथरूम से पानी टपक टपक कर नीचे आया होता है और उसके सारे कपड़े बर्बाद हो चुके होते हैं। घबराई केटी तुरंत शैदी को फोन करती है, क्योंकि उसे कुछ ही घंटों में एक बड़ा ऑडिशन देना है। लेकिन शैदी मदद करने की बजाय अपने कपड़े किराए पर देने की बात करती है। अब मजबूरी में केटी को अपनी बची खुची जमा पूंजी से एक भद्दा सा ड्रेस खरीदना पड़ता है और फिर समय बचाने के लिए टैक्सी पकड़ती है। टैक्सी ड्राइवर भी अजीब निकला, रास्ते भर बेहुदा बातें करता है और सेलिब्रिटी गॉसिप सुनाता रहता है। वो ये भी बताता है कि मशहूर रैपर मशीन गन केली ने अपनी खुद की बंकर बना रखी है। ऑडिशन लोकेशन पर पहुंचते ही एक कर्मचारी केटी से $400 फीस मांगता है। केटी किसी तरह पैसे देती है और ऑडिशन शुरू होता है। वह जजेस को बताती है कि वो बचपन में कई टीवी एड्स में नजर आ चुकी है, लेकिन मां की बीमारी की वजह से एक्टिंग छोड़नी पड़ी थी। मां के गुजरने के बाद उसने फिर से कोशिश करने की ठानी है। जैसे ही वह जेब से अपना मोनोलॉग निकालने लगती है, उसे शैदी का लॉटरी टिकट मिल जाता है, लेकिन गलती से उस पर उसका अंगूठा लग जाता है। टिकट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, उसकी फोटो लेता है और केटी को ऑफिशियल प्लेयर बना देता है। केटी जल्दी से टिकट छुपा लेती है और एक्टिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन जजेस को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर कॉरिडोर में बाकी लड़कियां उससे सहानुभूति जताती हैं, लेकिन तभी अचानक सबके लॉटरी टिकट एक्टिव हो जाते हैं और स्क्रीन पर दिखता है कि केटी ने जैकपॉट जीत लिया है। फिर क्या था, उन सभी लड़कियों का व्यवहार पलट जाता है। अब वे केटी पर हमला करने लगती हैं, कोई कुर्सी उठाता है तो कोई चाकू निकाल लाता है। यहाँ तक कि ऑडिशन सेंटर के कर्मचारी भी उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन केटी भी किसी से कम नहीं होती। उसने कभी स्टेज फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी, जिसका अब उसे फायदा मिलता है।
वो चप्पल और पंच से बचती हुई सीढ़ियों की ओर भागती है। ऊपर के फ्लोर में वो किसी रूम में घुस जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो कमरा एक सेल्फ डिफेंस क्लास का होता है। अब वहां मौजूद लोग भी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मेरा जैकपॉट कहकर मारने की कोशिश करते हैं। केटी इधर उधर दौड़ती है, लोग एक दूसरे से ही टकराने लगते हैं। वो बीच बीच में पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। इसी दौरान एक आदमी उसे पकड़कर घुमाता है और दीवार में दे मारता है, जिससे केटी सीधा एक योगा क्लास में जा गिरती है, जहां और लोग उसकी जान लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। सेल्फ डिफेंस क्लास वाले भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं और पूरा कमरा एक युद्ध भूमि में बदल जाता है। अब वहां खून तक बहने लगता है। तभी एक आदमी केटी को गर्दन से पकड़ लेता है और सब खत्म होने ही वाला होता है कि तभी अचानक छत से नोएल अंदर कूदता है। वो सीधा उस आदमी को उठाकर दीवार में दे मारता है और केटी को बचा लेता है। नोएल अब केटी से कहता है कि उसे 5 बार फ्री में बचाएगा, लेकिन उसके बाद हर बार बचाने का चार्ज लगेगा और वो चार्ज होगा इनामी रकम का 10%। फिर वो गिनती करने लगता है कि उसने कितने लोगों को गिराया और जैसे ही फ्री सेव खत्म होते हैं, केटी को मजबूरी में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अब नोएल सच में लड़ाई पर उतर आता है और तो और वो केटी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कभी उसे उठाकर लोगों पर फेंकता है तो कभी उसे अपनी पीठ से बांध लेता है ताकि वो सुरक्षित रहे। वो अपनी बेल्ट को चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और दूर से ही दुश्मनों पर वार करता है। जब सारे हमलावर गिर जाते हैं तो केटी खुद को उसकी पीठ से खोलती है और उसकी पैरालाइसिस डार्ट गन छीन लेती है, लेकिन नोएल झट से वो गन वापस ले लेता है और हर बेहोश दुश्मन को आरामदायक पोजीशन में लिटाता है ताकि किसी की सांस न रुक जाए। इसके बाद वो बताता है कि लॉटरी का ड्रोन हर 14 मिनट में विजेता की लोकेशन पब्लिक कर देता है और वो ड्रोन बाहर उड़ ही रहा है, तो अब वक्त बर्बाद करने का मतलब मौत है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, नोएल केटी को यह भी समझाता है कि लॉटरी के नियमों के मुताबिक खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन तभी पास के एक फूड ट्रक से कोई चाकू फेंकता है। नोएल तुरंत उसे नीचे झुकाकर बचा लेता है और दोनों अपनी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को केटी की लोकेशन का नोटिफिकेशन मिलने लगता है और अब हर कोई उसके पीछे पड़ने को तैयार है। एक आइसक्रीम वाला तक बच्चों को छोड़कर उसकी जान लेने को निकल पड़ता है और वो महिला भी जिसे बस में केटी ने रोका था, अब उसके पास भी ग्रैंड लॉटरी की बोल्ट गन है। नोएल गाड़ी चलाते हुए केटी को लॉटरी के रूल्स समझाता है और हैरान होता है कि केटी को कुछ पता ही नहीं। केटी बताती है कि वो और उसकी माँ सिर्फ फिल्में और बेकिंग शोज देखते थे, न्यूज नहीं, क्योंकि न्यूज हमेशा उदास कर देती थी। अब गाड़ी का पीछा बाइक वाले करने लगते हैं। नोएल दोनों को हेलमेट पहनाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तभी किसी ने एक मोलोटोव बम फेंका जिससे कार की छत जलने लगती है, लेकिन नोएल बिना डरे गाड़ी एक पुराने वेयरहाउस में ले जाता है जहां हवा से आग खुद ही बुझ जाती है। अचानक वो गाड़ी घुमाता है और एक बाइक वाला सीधा आकर गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन बाकी बाइकर्स पीछा करते रहते हैं और फिर एक और आग लगाते हैं। केटी थक कर कहती है कि अब उसे गेम छोड़ना है। नोएल एक दुश्मन को डार्ट से बेहोश करता है और फिर गाड़ी को गोल गोल घुमाता है। चारों तरफ धूल उड़ने लगती है जिससे दुश्मनों की नजर बंद हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों चुपचाप गाड़ी को बाहर धकेल देते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। थोड़ी ही देर बाद दूसरा मोलोटोव नीचे गिरता है और तब जाकर बाकी लोग समझ पाते हैं कि वो भाग चुके हैं। गाड़ी में बैठी केटी बार बार कहती है कि अब उसे ये सब नहीं करना, वो बस बाहर निकलना चाहती है। नोएल आखिरकार मान जाता है और कहता है कि चलो, तुम्हें क्विट लाइन तक छोड़ देता हूं। जैसे ही केटी और नोएल निकलने की कोशिश करते हैं, बाइकर्स दोबारा उनका पीछा शुरू कर देते हैं। एक दुश्मन अचानक पीछे की खिड़की से कार में कूद पड़ता है। केटी चालाकी से उसका चाकू छीन लेती है और नोएल अपनी डार्ट गन निकालता है, लेकिन वो औरत उसके हाथ को काट लेती है। तभी नोएल पास का मिरर उठाकर उस पर हमला करता है और केटी से कहता है, तू गाड़ी चला। नोएल खुद पीछे की सीट पर जाकर फाइट जारी रखता है। वो उस औरत के सिर पर एक्स्ट्रा हेलमेट पहनाकर उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है, लेकिन बाइकर्स एक और मोलोटोव बम फेंकते हैं और नोएल गुस्से में केटी को दीवार तोड़कर भागने को मजबूर करता है। भागते भागते वो लोग एक कार को रोकते हैं जिससे एक बाइक सवार बचने की कोशिश में टकरा जाता है। केटी भी बहादुरी दिखाती है और हेलमेट से एक हमलावर को बेहाल कर देती है। वो लोग अब उस कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी इतनी बुरी तरह टूट चुकी होती है कि कुछ ही दूर में बंद हो जाती है। केटी कार से उतरकर भागने लगती है, लेकिन नोएल उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अगर केटी गेम छोड़ देगी तो उसे 1 पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि इंसान को दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए
जैसा वो खुद चाहता है। पर केटी अचानक उसके चेहरे पर मिट्टी फेंक देती है और उसे एक घूंसा मार देती है। इसी वक्त वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। केटी तुरंत भागकर पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले भी उसकी जान लेने आए हैं। तभी नोएल बिजली की रॉड पकड़ लेता है और पुलिस वालों से भिड़ जाता है और केटी इस मौके पर भाग निकलती है। अब केटी शहर की भीड़ में अपने चेहरे को एक मैप से छिपा लेती है, लेकिन लोग आसपास उड़ रहे ड्रोन को देखकर समझ जाते हैं कि जैकपॉट विजेता आसपास है। केटी छिपने के लिए एक वैक्स म्यूजियम में घुस जाती है और वहां तैनात गार्ड को देखकर उसे राहत मिलती है, क्योंकि वो लॉटरी के खिलाफ होता है। गार्ड उसे मोम की मूर्तियों के बीच छिपने देता है। फिर केटी शैदी को कॉल करके उसकी कार मांगती है, लेकिन शैदी उससे बार बार पूछती है कि वो कहाँ है, जिससे केटी को शक होता है कि अब शैदी भी इस गेम में खिलाड़ी बन चुकी है। उसी वक्त म्यूजियम की एक मूर्ति अचानक बोल पड़ती है और केटी का छिपा हुआ लोकेशन सबको बता देती है। कुछ ही देर बाद शैदी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे म्यूजियम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोकता है और याद दिलाता है कि वो दोनों यहाँ बैन हैं, क्योंकि पहले उन्होंने एक मूर्ति के साथ गंदी हरकत की थी। गुस्से में शैदी गार्ड को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब केटी मूर्तियों के पीछे छिप जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, डीजे उसे देख लेता है और उसे एक टेबल पर गिरा देता है। केटी फुर्ती से एक बोतल उठाकर शैदी के सिर पर मारती है और फिर डीजे की आंखों में मिट्टी झोंक देती है। फिर भी ये कपल मिलकर केटी पर हमला करता है, लेकिन केटी भी हार नहीं मानती। वो एक मूर्ति की लाठी उठाकर दोनों का सामना करती है। केटी जैसे ही भागने की कोशिश करती है, शैदी उसे लात मार देती है, जिससे उसका डंडा छूट जाता है। अगले कमरे में शैदी और डीजे डंडे के टुकड़ों से कैटी को पीटना शुरू कर देते हैं। कैटी जवाब में उन पर मूर्तियां फेंकती है। उसे लगता है वो चेयर की मूर्तियां हैं, लेकिन असल में वो कार्डाशियंस की होती हैं। फिर लड़ाई हॉरर रूम तक पहुंचती है, जहां वो फिल्मी प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स से एक दूसरे पर हमला करते हैं। जैसे तैसे कैटी वहां से भागती है। शैदी उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन वो नकली होती है, इसलिए कोई चोट नहीं लगती। बाहर निकलते वक्त कैटी म्यूजियम का शटर बंद कर देती है, लेकिन उसे नोएल की बात याद आती है, इसलिए वो गार्ड की बॉडी सही पोजीशन में रख देती है ताकि उसे दम ना घुटे। फिर वो म्यूजियम से बाहर निकल जाती है और शैदी डीजे अंदर फंस जाते हैं। बाहर एक टूर गाइड माइक पर उसकी लोकेशन बता देता है, लेकिन तभी नोएल पुलिस कार में आकर उसे बचा लेता है। कैटी को उस पर शक होता है कि शायद वो अब अकेले में उसे मार देगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलती है। नोएल को बंकर की याद आती है और कैटी को टैक्सी ड्राइवर की। फिर दोनों मशीन गन कैली के घर पहुंचते हैं। कैटी जब मदद मांगती है तो कैली कुछ गलत समझता है। तभी पीछा करती बस भी आ जाती है। कैटी डार्ट गन लेकर उसे धमकाती है और पैनिक रूम खुलवाकर नोएल के साथ अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही वो कैली को डार्ट से सुला देती है और गेट बंद करती है। भीड़ बाहर शोर कर रही होती है और कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो नोएल शूट करने के लिए तैयार होता है। कैटी को लगता है कि वो उसे ही मारने वाला है, इसलिए वो खुद डार्ट मार देती है उस हाथ पर और दरवाजा बंद कर देती है। अंदर रूम पूरी तरह सुरक्षित होता है और कैमरे पर वो बाहर का नजारा देख सकते हैं। कैटी अब भी नोएल पर भरोसा नहीं करती और उस पर गन ताने रहती है, लेकिन नोएल उसके साथ बैठकर अपनी जिंदगी की बातें बताने लगता है। तभी कैटी की जेब से वो खास चाबी की चेन गिरती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, ताकि वो कभी खुद पर विश्वास खोए तो ये उसे उसकी माँ की बातें याद दिलाए। उसकी माँ को फिल्में और सितारे बहुत पसंद थे और हॉलीवुड की मुश्किल जिंदगी समझते हुए उसने कैटी को वो चेन दिया था, ये याद दिलाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा कैटी पर गर्व करेगी। कैटी बताती है कि बचपन में वो एक चाइल्ड एक्टर थी और अच्छी कमाई करती थी, लेकिन उसके पापा सारा पैसा लेकर भाग गए। नोएल उसे समझाता है और दिलासा देता है, जिस पर कैटी उसे उसकी गन वापस दे देती है। फिर वो नोएल से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। नोएल जवाब देता है कि उसकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है और दूसरी पैसे कमाना, ताकि वो और लोगों की जान बचा सके। दूसरी तरफ शैदी मशीन गन केली को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो उसे घसीट कर पूल में ले जाती है और धमकी देकर दरवाजे का पासवर्ड पूछती है, जो होता है 6699। ये सब कैटी और नोएल सिक्योरिटी कैमरे से देख रहे होते हैं। नोएल तुरंत एक कॉल करता है और एक खतरनाक प्लान एक्टिवेट करता है, जिसे वो फोन स्ट्राइक कहता है। फिर वो कैटी का फोन उठाकर एक तिजोरी में रख देता है ताकि वो भी उस हमले से बच जाए। उधर जैसे ही शैदी पासवर्ड डालती है, भीड़ अंदर घुसने ही वाली होती है, तभी सबके फोन में एक साथ एम्बर अलर्ट बजता है। लेकिन ये एक जाल होता है और सबके फोन फटने लगते हैं, जिससे सब बुरी तरह जल जाते हैं।
इसी बीच नोएल और कैटी बाहर निकलकर भागते हैं। बाहर कुछ गार्ड इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां और रबर बुलेट गन होती है। वो सिर्फ कैटी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कैटी उन्हें मजबूर करती है कि नोएल को भी साथ ले जाएं। रास्ते में कैटी पूछती है कि क्या नोएल इन लोगों के लिए काम करता है। वो बताता है कि पहले करता था, अब वो फ्रीलांसर है। थोड़ी देर बाद दोनों एक हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां कैटी की मुलाकात लुइस नाम के आदमी से होती है। कैटी को वो ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नोएल का मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन लुइस उसे एक नया फोन देता है और बताता है कि वो देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में है। फिर वो अपनी जेब में रखे ग्रेनेड्स भी दिखाता है। अब खेल में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। लुइस उन्हें बिल्डिंग घुमाकर दिखाता है और एक दीवार दिखाता है जिस पर उन लोगों की लिस्ट लगी होती है जिन्हें वो अब तक बचा चुके हैं, लेकिन उनकी असली पहचान छुपाई गई होती है, मतलब नाम फर्जी होते हैं। लुइस बताता है कि उनकी कंपनी 30% फीस लेती है। कैटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, लेकिन शर्त रखती है कि नोएल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तभी कैमरे पर दिखता है कि बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो लुइस तय करता है कि अब कैटी को गुप्त अंडरग्राउंड किले में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी डमी गाड़ियों के जरिए। नोएल और कैटी पहले अपने जख्मों का इलाज करवाते हैं। फिर नोएल अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। वो पहले लुइस के साथ प्राइवेट सेक्टर में भाड़े का लड़ाका था, जो दुनिया भर में भेजे जाते थे बुरे लोगों को मारने के लिए। लेकिन एक दिन नोएल को पता चला कि जिन लोगों को वो मार रहा है वो हमेशा गुनहगार नहीं होते। उसी वक्त उसने मिशन बीच में छोड़ दिया, जिससे मिशन फेल हो गया और सिर्फ वो और लुइस ही जिंदा बचे। अब वो अपनी कमाई अपने मरे हुए साथियों और पीड़ितों के परिवारों को भेजता है। इसके बदले में कैटी अपनी कहानी बताती है। जब वो 8 साल की थी, तब उसके पापा ने उसे चाइल्ड एक्टर बना दिया और हर वक्त काम करवाया। जब वो 18 की हुई और अपनी कमाई खुद संभालना चाही, तो उसके पापा सारा पैसा लेकर भाग गए। उसकी बीमार माँ की मौत 1 महीने पहले हुई और अब उसके पास सिर्फ $600 और एक बस टिकट बचा। तभी एक मशीन लाकर दी जाती है जो कैटी का चेहरा बदलकर एक बूढ़े आदमी जैसा बना देती है। लेकिन नोएल को शक होता है, क्योंकि इतनी महंगी सिक्योरिटी सिर्फ 30% फीस में नहीं चलाई जा सकती, जबकि क्लाइंट भी नहीं आ रहे। फिर उसे समझ आता है कि लुइस असल में विनर्स को बचा नहीं रहा, बल्कि छिपकर मार रहा है। लुइस उन्हें कार तक ले जाता है, लेकिन कैटी बार बार कहती है कि नोएल को भी साथ चलने दो, जिसे लुइस मना कर देता है। कैटी गुस्से में लुइस को लात मारती है और नोएल इसका फायदा उठाकर गैराज का दरवाजा खोल देता है। फिर वो गार्ड्स को डार्ट से बेहोश करता है। भीड़ अंदर घुसती है, लेकिन कैटी को बूढ़ा समझकर पहचानती नहीं। नोएल उसे बाहर ले जाता है और एक गार्ड से चुराई हुई कार्ड चाबी उसे देकर कहता है कि भाग जाओ, मैं पीछे संभाल लूंगा। जैसे ही कैटी भागती है, लुइस उसे पकड़ने के लिए और गार्ड्स बुला लेता है। लेकिन तभी एआई से चलने वाली नकली कारें निकल पड़ती हैं। कैटी उनमें से एक में छुपी होती है। जब वो कार से अपना नकली चेहरा हटाकर खुद कंट्रोल लेती है, तो उसका रूट बदल जाता है, जिससे लुइस को अलर्ट मिल जाता है। इधर सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है, क्योंकि ड्रोन अब कैटी को नहीं ढूंढ पा रहा। इसका मतलब अगर वो कोई गलती नहीं करती, तो पीछा करने वालों से बची रह सकती है। लोग उसे हीरो मानने लगते हैं और उसका सपोर्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब कैटी शहर छोड़ने वाली होती है, तभी उसे नोएल का कॉल आता है। फोन लुइस कर रहा होता है, जो कहता है कि अगर कैटी वापस नहीं आई तो वो नोएल को मार डालेगा। वो नोएल को बार बार चाकू मार रहा होता है, लेकिन फिर भी नोएल कैटी से कहता है कि अपनी जान बचाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद कैटी कार घुमा लेती है और मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लुइस अब नोएल को एक पुराने थिएटर में ले जाता है और बताता है कि जब वो दोनों भाड़े के लड़ाके थे, तब लुइस जानता था कि वो मासूमों को मार रहे हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे बस पैसे चाहिए थे। वो ये भी कबूल करता है कि टीम के बाकी लोगों को उसने ही मारा था और नोएल पर इल्जाम लगा दिया। अब टाइम सिर्फ 15 मिनट बचा है। कैटी अपनी कार से एक बोल्ट गन निकालती है और थिएटर में अंदर घुस जाती है, जहां स्टेज पर लुइस और नोएल होते हैं। वो कहती है कि अगर लुइस ने कुछ किया तो वो खुद को मार डालेगी, ताकि किसी को इनाम की रकम न मिले। लुइस को यकीन नहीं होता, तो कैटी कहती है, तुम तो वैसे भी मुझे मारने वाले हो। फिर वो दिखाती है कि वो सब रिकॉर्ड कर रही है, ताकि लुइस अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर बच न पाए। वो अपने जीवन की बर्बादी की कहानी बोलती है और ट्रिगर दबाने वाली होती है। तभी लुइस डर जाता है और हथकड़ी की चाबी फेंक देता है। कैटी एक्टिंग करती है जैसे वो गन उसे देने वाली हो, लेकिन अचानक उसे स्टेज से धक्का दे देती है। लुइस नीचे गिर जाता है और बाकी बचे प्लेयर्स दोबारा कैटी के पीछे पड़ जाते हैं। थिएटर में आज कैटी जिन जिन लोगों से मिली थी, वो सब आ जाते हैं
और सभी दरवाजों को ब्लॉक कर देते हैं। कैटी जो भी चीज हाथ में आती है उससे लोगों को रोकने की कोशिश करती है। तभी अचानक लुइस उसका पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला मदद करने आता है। लुइस उसे भी लात मारकर गिरा देता है और फिर से कैटी से लड़ने लगता है। उसी वक्त भीड़ अंदर घुसती है और नोएल, जो अब भी कुर्सी से बंधा होता है, सबसे लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद नोएल की कुर्सी टूट जाती है, जिससे उसे हिलने डुलने में आसानी होने लगती है। कैटी लुइस को काटती है और उसके हथियार को छीनकर चाबी नोएल की ओर फेंक देती है। अब नोएल खुद को आजाद कर लेता है और लुइस से भिड़ जाता है। उधर शैदी हाथ में तलवार लेकर कैटी पर हमला करती है, लेकिन कैटी तुरंत उसे निहत्था कर देती है और सिर मारकर बेहोश कर देती है। अब सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तभी एक बड़ी भीड़ थिएटर में घुस आती है। नोएल और लुइस की लड़ाई जारी रहती है तो कैटी ऊपर स्टेज के सेट पर चढ़ जाती है। लुइस एक प्लेयर से कुल्हाड़ी छीन लेता है और नोएल खुद को बचाने के लिए म्यूजिक प्लेट्स का इस्तेमाल करता है। इससे वो आखिरकार लुइस को हरा देता है। फिर वही बस वाली औरत कैटी के पीछे चढ़ने लगती है, लेकिन कैटी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। नोएल सेट तोड़ना शुरू करता है ताकि भीड़ ऊपर न चढ़ सके, लेकिन तभी लुइस के आदमी आते हैं। आधे लोग उसे ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ी बन जाते हैं और बाकी नोएल को रोकने लगते हैं। अब लुइस कैटी तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते कैटी फिसल जाती है और मंच से लटक जाती है। वहीं वो बताती है कि उसने उसकी ग्रेनेड में अपनी चेन से पिन खींच दी थी। ग्रेनेड फट जाता है और लुइस की मौत हो जाती है। कैटी नीचे गिरती है, लेकिन तभी उसके फैंस एक बड़ा झंडा फैलाकर उसे बचा लेते हैं। काउंटडाउन खत्म होते ही कैटी नोएल को गले लगाती है और कहती है कि उसे इनाम का 50% हिस्सा मिलेगा। लॉटरी कंपनी वाले आते हैं और उसे चेक थमा देते हैं, लेकिन कैटी सबके सामने कहती है कि अब वो एक्टिंग नहीं करना चाहती। 6 महीने बाद कैटी और नोएल मिलकर कई समाज सेवा के काम कर रहे होते हैं, जैसे एक फ्री प्रोटेक्शन एजेंसी, सेल्फ डिफेंस और स्टेज फाइटिंग स्कूल, और उन बच्चों के लिए सेंटर जिनके माता पिता बुरे थे। नोएल एक निंजा टर्टल थीम वाली पिज्जा शॉप खोलना चाहता है, लेकिन उस पर केस हो जाता है और आखिर में दोनों अपनी खुद की सुपरयाच पर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।